भारत के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी, उनकी रहस्यमयी मौत ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। तो क्या ये एक साधारण आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई अनदेखी, कोई डरावनी ताकत थी? चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये वो आखिरी शब्द थे जो गौरव तिवारी ने अपनी पत्नी से कहे थे, और यही शब्द उनकी मौत के पूरे रहस्य का सेंटर पॉइंट है। एक तरफ दुनिया के दबाव की कहानी है और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया की जिसे हम देख तो नहीं सकते पर शायद महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। दिल्ली पुलिस का कहना था कि यह सुसाइड का एक सीधा साधा मामला है, लेकिन उनका परिवार वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। उनका मानना था कि कोई बाहरी शक्ति, कोई नेगेटिव एनर्जी इसके लिए जिम्मेदार है। तो सच आखिर था क्या? चलिए सबसे पहले उन फैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं जो इस पूरी कहानी को इतना कॉम्प्लिकेटेड और रहस्यमयी बनाते हैं। 7 जुलाई 2016 की सुबह गौरव अपने घर के बाथरूम में मृत पाए गए। मौत की वजह दम घुटना बताया गया और उनके गले पर एक गहरा काला निशान था। ये वो फैक्ट्स हैं जिन पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन इसके बाद कहानी पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस इंसान को समझना होगा जो इसके बिल्कुल केंद्र में है। गौरव तिवारी आखिर थे कौन और वो इस अजीबोगरीब रास्ते पर पहुंचे कैसे? उनका सफर काफी हटके था। सिर्फ 16 साल की उम्र में एक्टिंग से शुरुआत की, फिर पायलट बनने के लिए फ्लोरिडा चले गए और वहीं उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। उनके अपार्टमेंट में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं, जैसे चीजों का अपने आप हिलना या फिर ऐसी आवाजें सुनाई देना जो वहां थी ही नहीं। बस यही वो एक्सपीरियंस था जो उन्हें पैरानॉर्मल की दुनिया में खींच लाया और 2009 में भारत लौटकर उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की। लेकिन गौरव तिवारी को जो चीज सबसे अलग बनाती थी वो ये थी कि वो सिर्फ कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में एक साइंटिफिक तरीका लाने की कोशिश की। उनकी टीम का एक फिक्स्ड प्रोसेस था, वो किसी भी जगह पर पहुंचकर सीधे जांच शुरू नहीं करते थे। पहले ये पक्का करते थे कि उनके गैजेट्स पर जो रीडिंग आ रही हैं वो किसी बिजली के तार या मोबाइल टावर की वजह से तो नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद ही वो आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करते थे। सब कुछ डेटा पर आधारित था, सिर्फ एहसासों पर नहीं। अब आते हैं उनके सबसे जरूरी टूल्स में से एक पर, ईएमएफ मीटर। ये डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में होने वाले बदलावों को पकड़ता है और माना यह जाता है कि आत्माएं इन फील्ड्स में हेरफेर करके अपनी मौजूदगी का संकेत देती हैं। तो इसका इस्तेमाल होता कैसे था? टीम सवाल पूछती थी, जैसे क्या यहां कोई है? और फिर वो आत्मा से कहते थे कि अगर जवाब हां है तो मीटर की लाइट एक बार जलाओ। इस तरह से वो हां या ना में जवाब पाने की कोशिश करते थे। एक और बड़ी दिलचस्प चीज है कोल्ड स्पॉट्स का कॉन्सेप्ट। थ्योरी ये है कि जब कोई आत्मा या कोई एनर्जी खुद को दिखाने की कोशिश करती है तो उसे ऊर्जा चाहिए होती है और वो ये ऊर्जा अपने आसपास के माहौल से खींचती है, जिससे उस खास जगह का तापमान अचानक से गिर जाता है। और इन्हीं कोल्ड स्पॉट्स को पकड़ने के लिए टीम इंफ्रारेड थर्मामीटर का इस्तेमाल करती थी। इससे उन्हें तापमान में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव का भी तुरंत पता चल जाता था, जो शायद किसी अनदेखी मौजूदगी का इशारा हो सकता था। और फिर आता है ईवीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। ये पैरानॉर्मल जांच की दुनिया में सबसे मशहूर और सबसे डरावने सबूतों में से एक माना जाता है। ये ऐसी आवाजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के वक्त तो सुनाई नहीं देती, लेकिन जब बाद में रिकॉर्डिंग को सुना जाता है तब सामने आती हैं। सोचिए, टीम एक खाली कमरे में डिजिटल रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ देती थी और सवाल पूछती थी। बाद में जब वो उन रिकॉर्डिंग्स को हेडफोन लगाकर सुनते तो उन्हें कभी-कभी सवालों के जवाब में फुसफुसाहट या अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। उनकी जांच का एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट का है। टीम पूरी रात एक सिक्योरिटी गार्ड भोज त्यागी के साथ जांच कर रही थी, जो उन्हें पूरी जगह घुमा रहा था। लेकिन जब सुबह टीम ने अपने सबूत चेक किए तो उनके होश उड़ गए। त्यागी ना तो किसी फोटो में था और ना ही उसकी आवाज किसी रिकॉर्डिंग में। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाद में पता चला कि त्यागी ने तो उसी शाम जांच शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही सुसाइड कर लिया था। तो रात भर उनके साथ कौन था? लेकिन ऐसा नहीं था कि गौरव हर कहानी पर यकीन कर लेते थे। वो अंधविश्वास को भी चैलेंज करते थे। चलिए एक ऐसे मामले को देखते हैं जहां उन्होंने एक बहुत ही फेमस हॉन्टेड जगह के दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। भानगढ़ किला।
शायद ही कोई होगा जिसने इसके बारे में ना सुना हो। भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक। गौरव और उनकी टीम ने वहां भी इन्वेस्टिगेट किया। तो उन्हें क्या मिला? गौरव का जवाब एकदम साफ था। भानगढ़ हॉन्टेड नहीं है। उनके हिसाब से वहां की सारी कहानियां सिर्फ स्थानीय अंधविश्वास का नतीजा थीं। वहां के गांवों के डर ने ही उस जगह को इतना बदनाम कर दिया था। ये उनकी पर्सनैलिटी का दूसरा पहलू दिखाता है, एक लॉजिकल इन्वेस्टिगेटर का। तो चलिए अब वापस उनकी मौत के रहस्य पर आते हैं। हमने पैरानॉर्मल एंगल तो देख लिया, लेकिन पुलिस की जांच क्या कहती है? पुलिस की जांच जो है वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल कहानी। उनके मुताबिक गौरव अपने काम के घंटों और पैसों की थोड़ी तंगी को लेकर स्ट्रेस में थे। परिवार चाहता था कि वो कोई नॉर्मल नौकरी करे, जिसे लेकर घर में अक्सर बहस होती थी। पुलिस को उनकी मौत में कुछ भी रहस्यमयी या अप्राकृतिक नहीं मिला। तो आखिर गौरव तिवारी अपने पीछे क्या छोड़ गए? खैर, उनकी मौत भले ही आज भी एक पहेली हो, पर उनकी विरासत वो बिल्कुल साफ है। ये कहना गलत नहीं होगा कि गौरव तिवारी से पहले भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। उन्होंने ही टीवी शोज के जरिए इसे घर घर तक पहुंचाया, एक साइंटिफिक तरीका लाने की कोशिश की और कई लोगों को इस फील्ड में आने के लिए इंस्पायर किया। और आखिर में हम उसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं जिससे हमने ये सब शुरू किया था। क्या गौरव तिवारी की मौत की वजह डिप्रेशन और पारिवारिक दबाव था, जैसा कि पुलिस मानती है, या फिर जैसा कि उनके आखिरी शब्द इशारा करते हैं, क्या वो सच में किसी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हुए जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाए? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।